गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछला जो हमारा मॉड्यूल वर्ब के बारे में लेक्चर था पार्ट 1, उसमें हमने कई इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए अभी हम जो करेंगे वो पार्ट 2 है। इसमें भी शायद हो सकता है मेरे को पार्ट 3 भी बनाना पड़े। तो पार्ट 2 के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। उसमें जो पहली चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि मे का इंटरोगेटिव फॉर्म कैन होता है। इससे आप क्या समझें कि आप मे से क्वेश्चन नहीं बना सकते पॉसिबिलिटी के लिए। पता नहीं समझ आया कि नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं उसमें लिख भी देता हूँ, चलो आपको। द इंटरोगेटिव फॉर्म, जो प्रश्नवाचक फॉर्म है ना आपका, फॉर्म ऑफ मे, ठीक है ना आपका, फॉर पॉसिबिलिटी इज कैन। तो इससे क्या समझे आप, ठीक है। इससे ये समझो आप, क्योंकि मे और माइट का इस्तेमाल अपन पॉसिबिलिटी के लिए नहीं करते हैं क्वेश्चंस में। इंटरोगेटिव फॉर्म का मतलब क्वेश्चन हो गया ना आपका, इज कैन, बिकॉज, आगे लिख दो चलो, बिकॉज मे और या माइट, ठीक है, इज नॉट यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, आस्क क्वेश्चंस अबाउट पॉसिबिलिटी। तो भाषा से डरो मत, सिंपल इसको तरीके से समझने की कोशिश करो। इसका मतलब ये हुआ, सेंटेंस के जो उदाहरण है उनको देख के आप पकड़ो, ठीक है। अगर मैं कोई जा रखा है और मैंने ऐसे सवाल पूछा कि मे शी बी बैक टुनाइट, यूं तो जैसे लिखा उसके अर्थ के हिसाब से इसका अर्थ हो गया क्या वो आज रात वापस आ सकती है, मे शी बी बैक टुनाइट, ठीक है। इससे गलत हो गया कि ऊपर हमने ये समझा है कि मे का सवाल आप सवालों में इंटरोगेटिव फॉर्म में, अफर्मेटिव सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, शी मे नॉट कम बैक टुनाइट बिल्कुल ठीक है, लेकिन इंटरोगेटिव फॉर्म में आपने मे का इस्तेमाल इंटरोगेटिव फॉर्म में नहीं करना है। तो उसी जगह कैन का इस्तेमाल कर लें आप, कैन लगा दें, कैन शी बी बैक, कैन शी बी बैक टुनाइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंपल सी बात है, लेकिन उसको आपने याद रखना है। अब ये करेक्ट है, इसलिए मैंने ऊपर लिखा है कि मे का पॉसिबिलिटी का सवाल बनाना हो तो उसमें प्रश्नवाचक सेंटेंस में मे की जगह आप कैन का इस्तेमाल करें। अब तो हो गया ना आपका, ठीक है ना। तो ये आपने छोटी चीज़ें हैं, इनका आपने ध्यान रखना है, ठीक है, पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है। जैसे आपने ये नहीं कहना मे इट रेन टुनाइट, ठीक है ना। आप ये नहीं कहना, आपने ये नहीं कहना मे इट रेन टुनाइट, ये भी गलत हो गया क्योंकि सवाल आपका पॉसिबिलिटी का है, ठीक है। और फिर मे की जगह कैन का इस्तेमाल करें, इससे गलत है। तो इसमें कैन का इस्तेमाल करें, कैन इट रेन टुनाइट। ये आपने ध्यान रखना, ऑफ दिस सेंटेंस इज करेक्ट, ठीक है। और ये भी कह सकते हो आप, दूसरे तरीके से कह सकते हो, किसी के अगर ओपिनियन पूछ रहे हो आपका तो बोलो डू यू थिंक इट विल रेन टुनाइट। तो हमको कई तरह से एक ही चीज़ को कहना आना चाहिए, ऐसे कह सकते हैं आप, डू यू थिंक करके, डू यू थिंक, ठीक है ना आपका, डू यू थिंक शी विल कम बैक टुनाइट, आपको लगता है कि आज रात वो वापस आ जाएगी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का इसमें अपवाद भी है अगर मे का इस्तेमाल कर रहे हो आप सवालों के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, उसके आगे WH फैमिली का शब्द है, क्वेश्चन वर्ड है, उसको क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, तब आप मे का इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए मैं तभी तो आपको शुरू से कह रहा था ना, इसमें कई चीज़ें सिंपल हैं, कई चीज़ों का आप ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपने इसमें क्या सीखा अभी तक कि मे का प्रयोग हमने पॉसिबिलिटी के लिए सवालों में नहीं करना है, लेकिन उसके साथ में अगर कोई क्वेश्चन वर्ड हो तो, अगर मैं आपको कहूँ व्हाट मे बी द रिएक्शन ऑफ पीपल टू इट, रिएक्शन ऑफ पीपल टू इट, अब ये पूछ रहे हो यार कि लोगों की प्रतिक्रिया इसके प्रति क्या होगी। अब आप कहोगे ये भी तो आप पॉसिबिलिटी पूछ रहे हो, लेकिन इसमें ये ठीक क्यों है कि साथ में आपने क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल कर दिया। आप चाहो तो इसके ऊपर मैं एक हेडिंग लगा देता हूँ, इफ क्वेश्चन वर्ड समझते हो ना, WH फैमिली के वैन, वाई, वाउ, ठीक है। इफ क्वेश्चन वर्ड इज यूज्ड, देन THEN, देन तब, ठीक है आपका, मे कैन बी यूज्ड
इन इंटरोगेटिव फॉर्म। अब समझ आगे बच्चों आपको कि अगर क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल किया आपने, ठीक है, तब उसमें आप मे का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपकी जवाब की अपेक्षा कब कर सकता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ व्हेन मे आई एक्सपेक्ट योर रिप्लाई। ये बिल्कुल ठीक है। व्हेन मे आई एक्सपेक्ट योर रिप्लाई, ये बिल्कुल ठीक है। बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट। दिस सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट और नीचे वाला सेंटेंस भी आपका करेक्ट है, ठीक है। लेकिन आपका अगर आपने कहा मे आई एक्सपेक्ट योर रिप्लाई सून, अभी गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग। तो कैन का इस्तेमाल करें, कैन आई एक्सपेक्ट योर रिप्लाई सून, ठीक है। आई होप मैं आपको बताने में कामयाब रहा, ठीक है। ये छोटी चीज़ें हैं जो आपने ध्यान रखनी है, हालांकि बहुत सिंपल है। तो मे का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी के लिए होता है, रिक्वेस्ट के लिए होता है, ठीक है, वो आपने ध्यान रखना है। बस ये मोटी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि मे का प्रयोग आपने क्वेश्चन के अंदर पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल नहीं करना। मे ही कम टुमारो, नो, गलत हो जाएगा। मे यू इन्वाइट हिम, तुमको इन्वाइट कर सकते हो ना, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल है ना आपको, व्हेन का, वेयर का, वेयर मे आई फाइंड हिम, तो ये बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन वर्ड के साथ में कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक मैंने आपको बताना है, मे का प्रयोग इसमें कैन भी हो सकता है, माइट का प्रयोग, ठीक है, शुड का प्रयोग और माइट का प्रयोग, साथ में है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बहुत सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसका जब आप प्रयोग करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, माइट हैव, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसका प्रयोग कि इसलिए किया जाता है दिखाने के लिए, मैं अब लिख भी देता हूँ, चलो, यूज टू इंडिकेट अ पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज की पॉसिबिलिटी को इंगित करने के लिए इस्तेमाल करते हो। समथिंग हैपनिंग, और ये पास्ट की है, हैपनिंग इन द पास्ट, प्रेजेंट की नहीं होती, ध्यान आपका। बट, ठीक है, बट द एक्शन डिड नॉट हैपन, एक्शन हुआ नहीं, ठीक है। मस्ट हैव का इस्तेमाल ऐसा होता है, लेकिन उसका थोड़ा सा अंतर है, मैं बाद में बताऊंगा। एक ही चाबी नहीं मिल रही थी घर में, तो कार से बाहर से आए थे, तो किसी ने कहा he may have left the keys in the car, he may have left the keys in the car। अब इसे पॉसिबिलिटी है, नहीं भी हो सकती है, आपको ये भी आपने ध्यान रखना। आप he may have left the keys in the car, बाद में घर में मिल गई, वो पैंट की जेब में मिल गई आपको, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें और माइट हैव में थोड़ा सा फर्क होगा। माइट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म में, इसमें भी मे है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लेफ्ट, ठीक है। इसमें थोड़ा सा फर्क है। अगर मैंने आपको किसी को कहा, एक आदमी तलवार चला रहा था, एकदम मैं कमरे में आ गया और ऐसे ही खेल रहा था, देखें तलवार कैसे चलाते हैं, मैंने कहा तू तो मेरे को मार देता है यार आपका, तो मैंने उसको कहा यू माइट हैव किल्ड मी। इसका अर्थ क्या हुआ, मारा तो नहीं मैं, लेकिन ऐसी संभावना थी जो हुई नहीं, बट दिस एक्शन डिड नॉट। और ये पास्ट का है, ध्यान रखना बच्चों, ये सारे से ये मे हैव लेफ्ट द कीज इन द कार, ये सेंटेंस कब का है? इसका मीनिंग यही है कि हो सकता है उसने अपने अपने जो चाबियां हैं कार में छोड़ दी हो। कब की बात कर रहे हो? पास्ट की। सब पास्ट का सेंस देते हैं। यू माइट हैव किल्ड मी, लेकिन मीनिंग हो गया यू डिड नॉट, लेकिन तुमने मारा नहीं, लेकिन तुम मेरी जान ले लेते यार, ठीक है ना। तो ये आपने इस्तेमाल करने, ठीक है ना। he should have consulted me before this, इससे पहले वो मेरे को before this, सॉरी, ठीक है। तो उसने मेरे को कंसल्ट किया नहीं, तो मीनिंग क्या हुआ इसका कि he did not। आंसर से पता लग रहा है ये कौन से टेंस का है, ठीक है ना। ये सब पास्ट टेंस के, ठीक है। might have, could have या could have भी, ओके। she could have gone there a little early, उसने कहीं जाना था ऑफिस में और ऑफिस बंद हो गया या लंच टाइम हो गया। आपने कहा यार उसको फिर थोड़ी देर पहले जाना चाहिए था, लेकिन मीनिंग क्या हो गया, शी डिड नॉट, लेट ही गई वो,
और लंच टाइम हो गया, तो उसको 2-3 घंटे की डिले हो गई। शी कुड हैव गॉन देयर अ लिटिल अर्ली, वो थोड़ा सा पहले उसको जाना चाहिए था। ठीक है, आपको तो इस खूब सारे सेंटेंस बनाओ इनके। कभी मैं इसके आपके स्पोकन इंग्लिश के भी चलाऊँ, इसमें डालूंगा ना, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, ध्यान रखना इस तरह के। अभी आपको समझाने के लिए वैसे ये बहुत वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल आप दे सकते हो। आपका एक प्लेन क्रैश हो गया और उसमें किसी को जाना था लेकिन गया नहीं, तो आपने कहा यार थैंक गॉड ही वॉज नॉट अबोर्ड दिस प्लेन, ही कुड हैव बीन किल्ड। पैसिव फॉर्म में आपको कुड हैव बीन हो जाएगा। तो आपने क्या कहा, थैंक गॉड उस प्लेन में जाना था लेकिन वो गया नहीं ना, तो अब आपने कहा और प्लेन का क्रैश हो गया, तो क्या वो थैंक गॉड, ठीक ना आपका, ही वॉजंट अबोर्ड। अबोर्ड कर तो था ऑन बोर्ड, सवार, हाँ ध्यान रखना, ही वॉज अबोर्ड दैट प्लेन, ठीक ना आपको। Otherwise he might have been killed. पैसिव फॉर्म में लिखना ना आपने, ये सेंटेंस पैसिव फॉर्म में जा रहा है। अदरवाइज वो इसमें इस एक्शन में मारे जाते हैं, इन दैट क्रैश, अदरवाइज he would have been killed in this crash। आगे ये भी लगा दो, मीनिंग और क्लियर हो जाएगा, इससे पता भी लग जाएगा प्लेन क्रैश हो गया। तो इसका अर्थ हो गया, आप कह रहे हो भगवान को धन्यवाद दो कि वो इस प्लेन में सवार नहीं था, अदरवाइज वो भी इस क्रैश में मारा जाता। लेकिन मरा नहीं है ना आपका, बट ही वॉजंट किल्ड, ठीक है ना। तो पास का सेंस दे रहे हैं सारे आपका, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है। अब मैं 2 आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, बल्कि 3 करता हूं एक साथ, एक मस्ट, एक शुड और एक ऑट टू। शुड और ऑट टू, इनका प्रयोग सीखते हैं। मस्ट का प्रयोग बच्चों ऑब्लिगेशन का अर्थ होता है, ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेसेसिटी है, एडवाइस भी देते हैं, सजेशन देते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, बल्कि तीनों का प्रयोग यही है। बस मस्ट स्ट्रॉन्ग है, एम्फेसिस देता है। मस्ट आपका थोड़ा फर्क है, मस्ट इज यूज फॉर एम्फेसिस, ठीक है। ऑब्लिगेशन करता होता है ऐसा कोई कार्य जो आपको करना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। ये इस्तेमाल होता है नेसेसिटी के लिए। नेसेसिटी का समझते हो ना आप लोग, कोई चीज़ बहुत ज़रूरी है, नेसेसिटी, ठीक है। एडवाइस के लिए भी करते हैं, आपका ज़रूरी हो, सजेशन के लिए भी करते हो, ऐसे, ठीक है। इन द प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए भी कर सकते हो इनका प्रयोग, ठीक है ना। यू मस्ट नॉट गो देयर टुमारो, तो ये आप नेगेटिव बोल रहे हो, कल के लिए बात कर रहे हो। पास्ट में इनका इस्तेमाल नहीं होता है, ये आपने ध्यान रखना है। पास्ट में कैसे इस्तेमाल होगा बाद में बताऊंगा, ठीक है। प्रेजेंट फ्यूचर इसका इस्तेमाल होगा। एम्फेसिस कर दो, अपनी बात पे बल डालना। ऑब्लिगेशन कर दो, कोई ऐसा कार्य जो आपको करना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि आपकी वो ड्यूटी है, ठीक है ना आपका, उसमें ड्यूटी भी डाल सकते हो, एक्सप्रेस ड्यूटी, ड्यूटी शामिल है। जो ड्यूटी होती है वही तो आपका ऑब्लिगेटरी वर्क होता है। ये शब्द आपको सबको आना चाहिए। कई बार बच्चों को शब्द नहीं आते हैं तो प्रॉब्लम होती है। देखो बच्चों, ऑब्लाइज का एक तो अर्थ होता है किसी का ऋणी होना ना आपका, यू ऑब्लाइज्ड मी बाय हेल्पिंग मी। और ऑब्लाइज का अर्थ होता है टू बी वेरी नेसेसरी, बहुत जरूरी होना, बिकॉज इट इज योर ड्यूटी। ये इसका मीनिंग होता है, बिकॉज इट इज योर ड्यूटी। अगर मैं आपको कहूँ कि पहले मैं आपको ऑब्लाइज वर्ड करा रहा हूँ, आई एम ऑब्लाइज टू डू इट, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है बच्चों, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाती है। आई एम ऑब्लाइज टू डू इट का अर्थ क्या हो जाएगा, मुझे ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसा करना मेरी ड्यूटी है, ठीक है। और इसका एडजेक्टिव बनता है ऑब्लिगेटरी, इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन माई पार्ट, यानी ये मेरे ऊपर ऑब्लिगेटरी है, अत्यंत आवश्यक है। इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन माई पार्ट, माई लगाओ, ऑन माई पार्ट टू हेल्प हिम, उसको हेल्प करना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है, मेरी ड्यूटी है ये आपने समझना है। तो मस्ट का प्रयोग इसके लिए होता है। तो इसको ये भी कह सकता है मस्ट हेल्प हिम, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन माई पार्ट टू हेल्प हिम। तो आप इसको मस्ट बोल दो आपका, आई मस्ट हेल्प हिम,
कैसे समझ लो, आपका ये समझ लो कि उसको मदद करना बहुत ज़रूरी है, या उसको मदद करना मेरी ड्यूटी है, या उसको मदद करना मेरा ऑब्लिगेशन है, नेसेसिटी है। एडवाइस तो नहीं है, बता रहा हूँ आपको, आई मस्ट हेल्प हिम। इसमें आ गया बात, कहने बच्चों आपका। जैसे वी मस्ट लव आवर कंट्री, जिस देश में हम रहेंगे तो हमारी देश हमारा माँ है, ठीक है, तो हम उसको प्यार करते हैं, हमको करना ही चाहिए, हमारी ड्यूटी है उसको प्यार करना आपका, ठीक है। वी मस्ट पे आवर टैक्सेस इन टाइम, तो हमारी ड्यूटी है, वो नहीं करेंगे तो हम फिर चोरी कर रहे हैं आपको। आप किसी को एडवाइस दे रहे हो और उसमें एम्फेसिस डाल रहे हो, बहुत ज़रूरी बता रहे हो उसको, तो मैं उसको यही कहूँगा, यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग। ये फ्यूचर का सेंस भी देता है, यू मस्ट नॉट गो देयर टुमारो, यू मस्ट नॉट गो देयर टुमारो। कब की बात कर रहे हो? फ्यूचर की बात कर रहे हो ना बच्चों, इसलिए प्रेजेंट और फ्यूचर में इसका इस्तेमाल मैंने ऊपर लिखा है, ध्यान रखना। पास्ट में इसका इस्तेमाल नहीं करते, पास्ट ऑफ मस्ट इज हैड टू, ये पास्ट है। अगर पास्ट में आपने कहना मुझे उसकी मदद करनी बहुत जरूरी थी, तो बोलो आई हैड टू हेल्प हिम, तो पास्ट में हैड टू हो जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी को कह रहे हो कि भाई यहाँ पर आपने वो नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीनी, यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, इसका अर्थ हो गया कि ये आप ये बता रहे हो, ध्यान रखना कि आपने ऐसा नहीं करना है, ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है। तो बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो इसमें, लेकिन अभी चूंकि मैं इसको समझा रहा हूँ इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सेंटेंस आपको नहीं दे रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। एक चीज़ आपको बतानी थी कि मुझसे अगर आप सवाल पूछ रहे हो तो उसका रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए। रेस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बिगिनिंग विथ मस्ट। सवाल पूछ रहे हो और आपने किसी को, यार मैं रवाना होना था जयपुर के लिए कहीं भी, तो कि मैं अभी रवाना हो जाऊं, तो किसने पूछा अपने दोस्त को या घर वालों को, मस्ट आई स्टार्ट एट वंस, या कहीं जाना होगा, हॉस्पिटल जाना होगा, कहीं जाना होगा, तो इसका रेस्पॉन्स कैसे दोगे आप ध्यान से सुनो इसको। अगर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, और उसका रेस्पॉन्स आप पॉजिटिव देना चाह रहे हो, तो आप कहोगे यस यू मस्ट, यस, ध्यान रखना, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स आपने देना हो तो आपने ये नहीं करना नो यू मसंट या मस्ट नॉट, ये गलत हो गया आपको, दिस रॉन्ग, ध्यान रखना। तो फिर क्या कहोगे, तो नेगेटिव रिस्पॉन्स होगा नीड नॉट से, तो आप कहोगे नो यू नीडंट, क्या बोलोगे, नो तुमको जरूरत नहीं जाने की, नो यू नीडंट। तो ये तभी तो मैं आपको कह रहा था बार बार कि छोटी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, इसमें मस्ट नॉट का इस्तेमाल नहीं करना नेगेटिव रिस्पॉन्स में। तो मस्ट से अगर सवाल पूछ रहे हो तो उसका अफर्मेटिव जो आपका रिस्पॉन्स है वो तो आप मस्ट से कर दो, लेकिन नेगेटिव में आपने नो यू मस्टंट नहीं कहना, आप कहोगे नो यू नीडंट, नहीं, आपको पूरा भी कह सकते हो, नो यू नीड नॉट गो देयर, यू नीड नॉट स्टार्ट राइट नाउ। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। और एक मस्ट और हैव टू का मैं आपको अंतर बता रहा हूँ, हेडिंग लगा, चलो, डिफरेंस बिटवीन, इसको थोड़ा समझना बच्चों, हाँ, मस्ट एंड हैव टू, दोनों में क्या फर्क है, दोनों नेसेसिटी बताती हैं, ध्यान रखना। हैज टू, हैव टू, हैड टू, पास्ट टेंस में हैड टू हो जाता है, तो मस्ट के बारे में मस्ट का पास्ट टेंस हैड टू होता है, मैंने लिखा ना ऊपर आपका, क्या फर्क है। मस्ट बोलने वाले की अथॉरिटी शो करता है, ठीक है, मस्ट जो है ना आपका, मस्ट शोज स्पीकर्स अथॉरिटी, ठीक है, एंड हैव टू शोज एक्सटर्नल अथॉरिटी। ये समझने की चीजें हैं, मैं आपको उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। छोटा बच्चे थे 7-8 साल के, तो उनका सोने का टाइम हो गया था, तो सोए नहीं थे, वो टीवी देख रहे होंगे, गप्पे मार रहे होंगे, तो पापा आए, तो पापा ने उनको कहा यू मस्ट गो टू बेड नाउ,
यू मस्ट गो टू बेड नाउ। और मैं इसीलिए आपको कहता हूँ कि ये बड़े सब्जेक्टिव होते हैं, कैसे समझोगे आपका? अगर इसमें मस्ट का इस्तेमाल करोगे, इसमें अगर यू हैव टू बोल दूँ तो क्या हो जाएगा? यू हैव टू गो टू बेड नाउ। तुमको सोना जाना चाहिए। तो दोनों सही है, गलत नहीं है, ये कोई गलत नहीं है। समझने की बात यह है कि पापा अगर आपको कहेंगे दोनों सेंटेंस कह सकते हैं, ये मैं आपको कह रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट पॉइंट सेंटेंस कोई गलत नहीं है। लेकिन नौकर आपको कहेगा, मस्ट का प्रयोग नहीं कहेगा। मस्ट का प्रयोग पापा कर सकते हैं, हैव टू को भी कर सकते हैं। मस्ट का करेंगे तो हैव टू को नीचे वाला तो कर ही सकते हैं। लेकिन आपका अगर सर्वेंट कह रहा है, पापा ने अपने आपके घर के नौकर को बोला कि बच्चों को बोलो जाके सो, बोलो उनको आप सो जाओ, तो नौकर आपको ये नहीं कर सकता है यू मस्ट गो टू बेड नाउ। ये आपको कह रहा हूँ, क्योंकि मस्ट शो करता है स्पीकर की अथॉरिटी, वो आपका नौकर है, ठीक है ना आपको। लेकिन आपको क्या कर सकता है नौकर? सेकंड सेंटेंस नौकर भी कर सकता है। जो सेंटेंस बोला जा रहा है, ठीक है ना आपका, तो सर्वेंट आपको कहेगा यू हैव टू गो टू बेड नाउ। तो ये एक्सटर्नल अथॉरिटी है, यानी जो बोल रहा है ये अथॉरिटी पावर उसकी नहीं है, बल्कि किसी और की पावर है जो आपको कन्वे की जा रही है। पता नहीं मैं समझा पाएंगे, समझा पाया अभी बच्चों, समझ आया कि नहीं आया? ठीक है ना। तो एक एक्सटर्नल अथॉरिटी होती है, दूसरी आपकी पर्सनल अथॉरिटी होती है, तो वो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और मस्ट का पास्ट टेंस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और मस्ट सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मस्ट की है, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटी। अगर मैं आपको कहूं ना वी मस्ट डाई, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हमको मर जाना चाहिए, याद रखना आपको। इसका अर्थ है कि हमारा मरना निश्चित है। स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटी का अर्थ होता है कि समथिंग विच इज सर्टेन। स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटी का अर्थ क्या? सर्टेनिटी। तो जब भी आपने सर्टेनिटी शो करनी हो, ठीक है, तो आपने मस्ट का प्रयोग आप कर सकते हैं, ध्यान रखना। एंड वी मस्ट डाई का मतलब ऑल भी लगा चलो, ताकि कोई बचे नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? हम सब का मरना निश्चित है। इसका मीनिंग ये हो गया, हम सब का मरना निश्चित। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबको मर जाना चाहिए। तो छोटी बड़ी चीज़ें आपको बता रहा हूँ बच्चों, इनको अपने ध्यान रखना है। अब मैं आपको शुड और ऑट का बताता हूँ। शुड और ऑट टू लगभग एक जैसे हैं, लेकिन ऑट टू इज मोर इम्फेटिक देन शुड। ये दोनों का ये फर्क है, बेसिक फर्क, और कुछ नहीं है, ठीक है, ठीक है। शुड और ऑट टू एडवाइस के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए, ठीक है। फर्क क्या है कि वो ऑट टू का जब प्रयोग करते हो आप, तो उसमें आप अपनी बात पे ज़्यादा एम्फेसिस डालते हो, स्ट्रेस डालते हो। जैसे अगर मैं आपको कहूँ यू शुड गेट अप अर्ली, तो आपके लिए एडवाइस है मेरी। लेकिन अगर उसको मैंने स्ट्रेस डाल के बोलना हो तो मैं ऑट टू का इस्तेमाल कर दूंगा। तो मैं आपको कहूँ यू ऑट टू गेट अप अर्ली, दोनों का मीनिंग तो एक जैसे ही है, कोई फर्क नहीं इसमें। ऑट टू अगर सामने वाला नहीं समझा तो एक जैसे ही है, यू ऑट टू गेट अप अर्ली। तो बोलने वाले का मूड बता रहा है कि वो अपनी बात पे ज़्यादा जोर डाल रहा है, ठीक है। ऑट और टू दोनों साथ में आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। यू ऑट टू गेट अप अर्ली, दोनों में वैसे फर्क नहीं है एडवाइस देने के लिए, ठीक है। You should pay this bill immediately. आप कह रहे हो कि बिल तेरे को तुरंत जमा करा देना चाहिए, नहीं तो बिजली कट जाएगी, शायद बिजली का बिल है। इसमें ऑट टू का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन वो सेंटेंस एम्फेटिक हो जाएगा। ऑट टू है ना। और इसमें आप हैड बेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हो, यू हैड बेटर। तो ये मैंने आपको एक बार क्लास में बताया था, हैड बेटर के इस्तेमाल में यू हैड बेटर पे दिस बिल। तो हैड बेटर में आप एक ऐसी चीज़ बता रहे हो कि अगर नहीं किया तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। इमीडिएट बिल पे नहीं किया तो आपको पेनल्टी लग जाएगी, बिजली कट जाएगी। ये हैड बेटर का सेंस। हैड बेटर में एक छुपी हुई वार्निंग भी है, आपकी नहीं, उस चीज़ से रिलेटेड वार्निंग है। अगर आपने नहीं किया तो आपको पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है ना। तो सिंपल सा है, इसमें कुछ है नहीं आप, ठीक है। शुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल मैंने आपको पहले बताया, और इसमें ऑट का भी प्रयोग कर सकते हो आप, ठीक है ना। यू ऑट टू हैव, ठीक है ना, आपका गोन टू हिम, तो उसको चले जाना चाहिए था,
इसमें एक थोड़ा सा एम्फेसिस का फर्क है। कोई काम कराना था और आपने कहा तेरे को पहले उसको बचाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन टू हिम बिफोर गोइंग देयर, यू शुड हैव टॉक टू योर फादर बिफोर गोइंग देयर। वहाँ जाने से पहले तेरे को अपने पापा से बात कर लेनी चाहिए थी, ठीक है। तो इसमें चाहो तो आप ऑट का इस्तेमाल भी कर सकते हो, सेम सेंटेंस, कोई फर्क नहीं है। यू ऑट टू हैव टॉक टू योर फादर। एक में आप एम्फेसिस ज़्यादा है, जोर ज़्यादा है, तो ये फर्क है। यू ऑट टू हैव टॉक टू योर फादर, सेम है, ठीक है। नेगेटिव बना सकते हो, सीधा लगा लो शुड नॉट। ऑट का लगाओगे तो ये टू और ऑट के बीच में आपको नॉट लगाना पड़ेगा। इफ आई से यू ऑट नॉट टू हैव, यू ऑट नॉट टू हैव गॉन देयर, तो तेरे को वहाँ नहीं जाना चाहिए था, ये पास्ट का सेंस देता है, ठीक है। शुड हैव भी पास्ट का सेंस देता है, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर, यू शुड नॉट हैव गॉन। तो उसमें कोई फर्क नहीं है ज़्यादा, एम्फेसिस का फर्क है। ये भी आपका हो गया, ठीक है। अब आ जाओ शैल और शुड का प्रयोग में। ये तो आपको पता है कि शैल का प्रयोग अपन फर्स्ट पर्सन के साथ में करते हैं, ठीक है। लेकिन अपने सेंटेंस को अगर आपने इफेक्टिव बनाना हो तो उल्टा भी कर सकते हो। शैल का प्रयोग किसके लिए करते हैं? फर्स्ट पर्सन के साथ में। फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं? आई और वी, ठीक है। और विल का इस्तेमाल किसके लिए करते हो? सेकंड थर्ड पर्सन के लिए, सेकंड एंड थर्ड पर्सन, है ना। ये कौन होते हैं? ये आपका यू होता है, ही शी इट दे होता है, ही शी इट दे, ये होते हैं थर्ड पर्सन, है ना, सेकंड एंड थर्ड पर्सन। अब दोनों को आप एक्सचेंज भी कर सकते हो, ठीक है। जब आपने अपने बात में बल डालना हो, बल समझते हो ना, एम्फेसिस डालना हो, ठीक है। और आजकल सेल विल का फर्क हट गया भैया, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, क्या पता ये शेल है या विल है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, आई विल हेल्प यू, क्या पता आपको क्या है, इसलिए इसका ज़्यादा कोई महत्व रहा नहीं आपका। लेकिन शेल का प्रयोग थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ में एम्फेसिस डालता है। इफ आई से यू शैल, और बोलते समय भी स्ट्रेस करना उसको, यू शैल गो देयर, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। साधारण तौर पे आप विल का प्रयोग करोगे, लेकिन अगर आप अपनी बात में बल डाल रहे हो या आप अथॉरिटी शो कर रहे हो तो आप सेकंड थर्ड पर्सन साथ में शैल का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। इसमें ज़्यादा कोई लफड़ा है नहीं बच्चों, ठीक है। एक लड़के ने कहा यार कि मैं उसको जा रहा हूँ तो चला जाओ, बोल देना उसको, वो तेरी हेल्प कर देगा। उसने कहा नहीं नहीं, वो ही विल नॉट हेल्प मी। अरे आपने कहा ही विल हेल्प यू, गो टू हिम, कि नहीं नहीं यार वो करेगा नहीं। तो आपने अपनी बात पे एम्फेसिस डाल के बोला दो तीन सेंटेंस के बाद में कि ही शैल हेल्प यू। तो ही शैल मीन्स का अर्थ क्या हो जाएगा? ही शैल हेल्प यू, तो इसका तो पक्का तेरी मदद करेगा। तो आपकी सेंटेंस में बल है, इसमें आप बलपूर्वक कह रहे हैं, बस ये फर्क है, और तो कोई फर्क है नहीं। आप ये शैल का प्रयोग है। शैल का पास्ट में शुड हो जाएगा, ध्यान रखना आप, ठीक है। और ज़्यादातर आपके नरेशन में तो वुड ही हो जाता है वो, क्योंकि प्रोनाउन भी चेंज हो जाता है। एनीवे, और शुड का प्रयोग आप एडवाइस लेने के लिए कर सकते हैं। जैसे आप पूछ सकते हो ना, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू नाउ, अब क्या करूं, तो ये क्या है? एडवाइस लेने के लिए। इसका फिर प्रयोग क्या के लिए किया आपने? फॉर टेकिंग एडवाइस। टेकिंग कह लो, सीकिंग कह लो, एक ही बात है। फॉर सीकिंग एडवाइस, सीख का मतलब प्राप्त करना होता है, एडवाइस प्राप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। व्हाट शुड आई डू, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। हाँ, आप इसमें एक ध्यान रखना है, और टू का इस्तेमाल एडवाइस सीख करने के लिए नहीं करोगे, नहीं तो ये बड़ा अजीब लगेगा पढ़ने में भी। व्हाट आई ऑट टू डू नाउ, नहीं, ऐसा नहीं बोला जाता, दिस इज रॉन्ग। आप क्या लिखोगे? नेवर यूज ऑट टू फॉर सीकिंग एडवाइस, ये आपने ध्यान रखना है। व्हाट ऑट आई बोलना पड़ेगा, आई यहाँ लगाओ, मैंने भी बोला नहीं है, मुंह से कैसे निकलेगा ये? गलत। व्हाट ऑट आई टू डू नाउ, अजीब लग रहा है, सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, स्वाभाविक नहीं लग रहा है।
तो ऑट का प्रयोग आपने एडवाइस सीख करने के लिए, एडवाइस देने के लिए ठीक है, यू ऑट टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू ऑट टू लिसन टू योर पेरेंट्स, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, देने के लिए दे रहे हो, दे नहीं रहे हो, यू ऑट टू लिसन टू, तुमको अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन लेने के लिए नहीं करना, व्हाट ऑट आई टू डू इन दिस सिचुएशन, नो, वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और ये तो मैंने आपको बता दिया, शुड का उसका प्रयोग करते हो आप, ठीक है, है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, तो ये पास के किसी एक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं जो हुआ नहीं, ठीक है ना। ये तो क्लियर है ना कि और देते एक्शन और लिख देता हूँ। इफ आई से शुड हैव स्टडीड हार्ड, एक आदमी लड़का फेल हो गया, रो रहा है, तो मैंने कहा भाई उसको तो पहले ही थोड़ा जोरदार पढ़ना चाहिए था, ही शुड हैव स्टडीड हार्ड टू पास दिस टेस्ट। और मीनिंग क्या हो गया, मीनिंग इसका हो गया बट ही डिड नॉट, रो रहा है, पास नहीं हुआ, लेकिन उसने हार्ड वर्क किया नहीं, ही शुड हैव स्टडीड। ये मैं 20 बार बता चुका हूँ, ठीक है। और नेगेटिव में ऐसे होता है आपको, इफ आई से यू शुड नॉट हैव, एक आदमी को पैसा मिला और खर्च कर दिया, 1-2 महीने के बाद में वो सफा चढ़ हो गया, मतलब क्या कहते हैं, पैसा नहीं रहा उसके पास में, अब वो कह रहा है यार इतना मिला मैंने ध्यान से किया नहीं और दोस्तों में बढ़ा दिया, तो यू शुड नॉट हैव वेस्टेड योर मनी, क्यों किया आपने, यू शुड नॉट हैव वेस्टेड योर मनी, ये पास की बातें हैं, इसका मीनिंग ऑफ बट यू डिड, लेकिन तेने अपने पैसा वेस्ट किया और तेरी आज हालत ये होगी तेरे पास में एक फूटी कोड़ी नहीं है, तो ये इसका इस्तेमाल है, ठीक है ना। शुड, अब आ जाओ, और शुड का एक इस्तेमाल और भी है बच्चों, ध्यान रखना आपको, ठीक है। शुड का इस्तेमाल एक और भी है, मैं आपको बताता हूँ, वो स्पेशल प्रयोग है शुड का, स्पेशल यूजेज ऑफ शुड, ठीक है। और एक्चुअली ये यूज एज सब्स्टिट्यूट फॉर इफ, इसका भी आपने ध्यान रखना है, वैसे मैंने कंडीशन सेंटेंस में आपको बताया था, ठीक है। किसी को मैंने कहा इफ यू नीड एक्स्ट्रा हेल्प, अगर और भी हेल्प चाहिए होगी तो यू कैन टॉक टू माई फ्रेंड, नाम बताया मैंने दोस्त का, तो उसके साथ बात कर सकता है। इसकी जगह मैं चाहूँ तो शुड का प्रयोग कर सकता हूँ, शुड यू नीड एक्स्ट्रा हेल्प, शुड यू नीड, और बाकी सेंटेंस सेम, एक्स्ट्रा हेल्प यू कैन टॉक टू माई फ्रेंड, ये शुड का एक एक्स्ट्रा यूजेस भी है, ध्यान रखना, समझ आगे बच्चों, शुड का इस्तेमाल करो, इसमें शुड का इन्वर्जन हो जाता है, तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अगर आपने कहा अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो आई विल हेल्प यू, तो मैं इसको इफ बोलूँ, इफ लगाऊंगा जैसे कहूँगा इफ दिस हैपन्स आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प, चिंता मत कर, अगर ऐसा होता है मैं करूँगा, शुड का इस्तेमाल करो, शुड दिस हैपन, तो कंफर्टेबली हमने सेंटेंस बनाने हैं, बाकी सेम, शुड दिस हैपन आई विल हेल्प यू, ये शुड का एक स्पेशल प्रयोग जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आ जाओ विल और वुड पे। विल का तो मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है, तो लिख भी दिया मैंने आपको, ठीक है ना, आपको सेकंड थर्ड पर्सन के लिए, और फर्स्ट पर्सन साथ में विल लगाओगे, वैसे तो पता है उसका तो आजकल कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप पूरा लिखोगे आई विल, है ना, तो उसमें आप अपनी बात पे जोर दे के बोल रहे हो, ठीक है आपको। और ये तो मैंने पहले बता दिया था आपको, विल यू प्लीज़ के साथ में इस्तेमाल करोगे तो पोलाइट रिक्वेस्ट हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। और इन्विटेशन भी है ऐसे, रिक्वेस्ट एंड, तो विल यू प्लीज़ का अगर इस्तेमाल करोगे आप, ठीक है, तो इसका यूज़ किसके लिए होता है, यूज़ फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट एंड इन्विटेशन, इन्विटेशन के लिए भी मैं बताता हूँ अभी कैसे आप, ठीक है ना। विल यू प्लीज़ फॉलो मी, ये बहुत पोलाइट है, आप मेरे पीछे आएंगे, मैं आपको लेके जाता हूँ बॉस के पास, विल यू प्लीज़ फॉलो मी, ठीक है ना। या आप दोस्त को कह रहे हो, ये इन्विटेशन हो गया, विल यू हैव अ कप ऑफ टी, विल यू हैव अ कप ऑफ टी, प्लीज़ लगा दो, आगे लगाना चाहते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, विल यू हैव अ कप ऑफ टी प्लीज़, आप चाय लोगे मेरे साथ में एक, ठीक है। तो ये इसका इस्तेमाल है, ठीक है। और विल का प्रयोग कमांड के लिए होता है आपका, यूज फॉर कमांड,
तो प्लीज़ लगाने की जरूरत नहीं है आपको। विल यू क्लोज द डोर, विल यू क्लोज द गेट, बॉस कह सकता है आपको। आप उसका दरवाज़ा खुला छोड़ के जा रहे थे तो बॉस ने टोका, विल यू क्लोज द डोर, ये एक तरह की कमांड हो गई, है ना। ऐसे भी कह सकते हो क्लोज द डोर, विल यू। तो भाषा आपको कई रूप से सीखनी पड़ेगी, तो ये कमांड का भी इस्तेमाल करेगा, ठीक है। लेकिन क्लोज द गेट से ज़्यादा पोलाइट हो जाएगा विल यू क्लोज द डोर। और वुड यू मैंने आप बता ही दिया आपको, वुड जो है आपका ज़्यादा पोलाइट है। और ठीक इस तरह से वॉन्ट यानी विल नॉट, शॉर्ट फॉर्म है ना वॉन्ट, इज यूज फॉर इन्विटेशन। आपका ये इन्विटेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। कैसे, उदाहरण देता हूँ आप, ठीक है। अरे मेरे साथ एक ड्रिंक नहीं लेगा तू, वॉन्ट यू हैव अ ड्रिंक विद मी, ये इन्विटेशन है। वॉन्ट यू हैव, सॉरी हैव लिखना भूल गया, वॉन्ट यू हैव अ ड्रिंक विद मी, मेरे साथ तू ड्रिंक नहीं लेगा एक, ठीक है। खाने के लिए नहीं रुकेगा, वॉन्ट यू स्टे फॉर लंच, ठीक है। आप उसको इनवाइट कर रहे हो लंच के लिए। तो मैं ये छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा भी, भाई छोटा नहीं बच्चों, ये भी 36 मिनट्स का हो चुका है, तो इसका पार्ट 3 आपके सामने आएगा, ठीक है अभी, ठीक है। और वुड का मैं बता ही चुका हूँ आपको कि वुड का बहुत पोलाइट है। और वुड के साथ में एक लास्ट वर्ड ऐड कर देता हूँ वुड का, कि वुड यू माइंड का प्रयोग सबसे पोलाइट माना जाता है, पोलाइटेस्ट फॉर्म, सबसे पोलाइट फॉर्म है, ठीक है। अगर इसको खिड़की बंद करने बोला ना आपने, तो उसको आप पोलाइट रूप से ये कह सकते हैं, वुड यू माइंड, ठीक है आपका, क्लोजिंग द विंडो प्लीज। पीछे प्लीज नहीं लगाओ तो भी बहुत पोलाइट हो गया हो। आप किसी परमिशन मांग रहे तो भी कह सकते हो, वुड यू माइंड इफ आई स्मोक, वुड यू माइंड इफ आई स्मोक। तो अगर मैं स्मोक कर लूं तो आपको माइंड तो नहीं करोगे। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड करता हूँ फिर, जब ये आ ही गया है, ठीक है, तो वो एक मैं इसको रेड लाइन से लिखना चाहूँगा कि विल के साथ में हमने माइंड का प्रयोग नहीं करना, ध्यान रखना। विल यू माइंड वेटिंग हेयर, थोड़ा आप यहाँ वेट करेंगे, ये सेंटेंस इज रॉन्ग, ये नहीं कहना। तो मैं लिख भी देता हूँ, एक सेकंड रुको, ठीक है। मैं ये लिखूँगा कि विल यू माइंड का इस्तेमाल आपने नहीं करना। ऐसे बोलो, विल इज नेवर यूज विथ माइंड। तो विल क्या है, ऑथोरिटेटिव है, तो फिर वो माइंड के साथ क्यों लगाओगे? माइंड तो पोलाइट सेंटेंस के लिए होता है, विथ माइंड। आपने माइंड के साथ में विल का प्रयोग नहीं करना। उसी के वुड का इस्तेमाल कर दो, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड वेटिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। थोड़ा सा आप यहाँ इंतजार करेंगे, बहुत पोलाइट है, ये करेक्ट हो गया, ठीक है। और ये तो वुड का तो बहुत है, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, वुड यू, जो ना आपका, वुड यू, जो ना आपका स्पेंड सम टाइम विथ मी, जो बोलना चाहे बोलो आप, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी से मैं आगे बढ़ाऊंगा, कई चीज़ें हैं। अच्छा, तो और एक चीज़ और ऐड कर दूँ, फिर और चीज़ें रह जाएंगी, तो क्या करेंगे फिर आप, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको करूँगा शामिल आपका। फ़िलहाल आपके लिए इतना बहुत है, 38 मिनट्स का वीडियो हो गया है, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और इसको लाइक करें, शेयर करें। जो चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब करें, ताकि उनके पास में मेरे वीडियोस आते रहें। कोशिश तो मैं अपनी कर रहा हूँ भैया। तो मैं उन सारे मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इन वीडियोस को खास करके देखते रहें। वॉकैब के लिए जो मैं आपको ये देता हूँ, इसका द हिंदू का एडिटोरियल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें केवल वॉकैब नहीं होती है, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होती है। ध्यान रखना, उसको इग्नोर नहीं करना। ये चीज़ें पढ़ाने की होती हैं, लेकिन ये काम की नहीं होती हैं एग्ज़ाम के लिए। इसमें से कोई सवाल आने की कोई गुंजाइश नहीं है, आपको हिसाब कह रहा हूँ। अखबार में जो चीज़ें होती हैं उनके एग्ज़ाम में आने की सबकी संभावना बनी रहती है। तो आपको दोनों तरफ से बैलेंस ला के चलना है, और साथ में ये समझ पैदा करनी है कि एग्ज़ाम के लिहाज से ज़्यादा क्या कौन पूछेगा आपसे, मुझे बताओ, इसमें क्या सवाल बनेगा? पूरे मॉडल में से 1 या 2 सवाल बनेंगे, इससे ज़्यादा बनेंगे नहीं।
और वो भी उनके पास में पूछने के लिए है या नहीं है। तो बच्चों इसमें ये पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन एग्ज़ाम के लिहाज से इसी को पढ़ते रहोगे तो कभी कोई एग्ज़ाम पास नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको पेपर का, ये जो पेपर कह रहा हूँ सॉरी, मतलब न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल है ये भी साथ में आपको करा रहा हूँ। तो आप इसको बैलेंस करके करते रहें, ये भी सीखें, ये आपके बेसिक इंग्लिश के लिए अच्छा है। एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। मैं तो टीचर हूँ तो मैंने तो सब कुछ पढ़ाना आपको। तो चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट आपकी वीडियो में मिलते हैं। टिल देन चाओ।